पॉलिटी स्टार्ट होती है और किस तरह से हमको इसका संवैधानिक विकास देखना है। भारत के संवैधानिक विकास से हम बात करते हैं तो देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत का संवैधानिक विकास जो स्टार्ट होता है उसको लेकर के यह दो तरीके से, मतलब जो भारत का जो संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है, भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से होता है। जैसे इसको दो भागों में बांटा गया है भारत के संवैधानिक विकास को। तो एक है कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। दो भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। हमने बताया भी था कि कंपनी पिछली क्लास में कि कंपनी के रेगुलेट करने के लिए भारत का संवैधानिक विकास जो स्टार्ट होता है तो वह इसको दो भागों में बांटा गया है ना। संवैधानिक विकास को पढ़ने के लिए हम दो भागों में बांटा कि कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। तो कंपनी का जो शासन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कंपनी का शासन कब से स्टार्ट होता है? तो कंपनी के शासन से हम जो बात करते हैं तो कंपनी का शासन है वो 1773 से स्टार्ट होता है, 1773 से 1858 तक। तो ये किसका शासन है? कंपनी का शासन। यहाँ तक हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी एक्ट आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत जितने भी एक्ट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से जो हम लोग बात करेंगे वो है क्राउन का शासन। तो जो क्राउन का शासन रहता है 1858 से लेकर के और 1947 एडी तक, है ना। यहाँ तक हमने चर्चा की। अब इसमें एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आया एक्ट, जो अधिनियम बना, उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है भारत का संवैधानिक विकास। परंतु इसके पहले जो कंपनियां आती हैं, जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वह कब आती है और इसकी स्थापना कब होती है, इस बात को समझना होता है। तो पहले हमने अभी बात किया कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको दो भागों में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कंपनी का शासन और क्राउन का शासन, है ना। इसमें हमने बात की 1773 से 1858 तक, और जो क्राउन का शासन है 1858 से 1847 तक चला, है ना, 1947 तक चला। तो अब आगे हम बात करते हैं इसी के आगे कि क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, क्या है कंपनी, इसके बारे में आपको समझना है। तो लास्ट में उधर हमने बताया भी था पिछली क्लास में कि ये जो शासन है किस तरीके से इसको रेगुलेट करने का कंपनी एक नियम या कानून बना करके लाती है, और कितने कानून आए इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि कंपनी की स्थापना कब होती है, उस बात को समझना है। चलिए, तो जो कंपनी की स्थापना होती है कब होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने की? तो स्थापना करने वाले कौन है ना। तो महारानी है, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने किस एक्ट के माध्यम से किया? ये भी पूछा कौन सा एक्ट था, किस एक्ट के माध्यम से? तो एक्ट था 1600 का चार्टर एक्ट। 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इस चार्टर एक्ट में क्या बताया गया? तो इस चार्टर एक्ट में बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी है ये भारत या पूर्वी देशों के व्यापार के लिए कितने वर्षों तक ये व्यापार करेगी? तो 15 वर्षों के व्यापार के लिए, 15 वर्षों के व्यापार के लिए एलिजाबेथ ने अनुमति दे दी कि आप पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए उन्होंने अनुमति दी कि 15 वर्षों के लिए व्यापार आप कर सकते हैं, 15 वर्षों के लिए। और इस कंपनी के तहत बताया गया इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, है ना। तो कितने सदस्य थे? सदस्यों की अगर बात करें कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 273 सदस्य थे, है ना। कितने खर्चे से स्टार्ट हुई थी, मतलब इसमें कुल कितनी मनी लगी थी?
तो 3300 मनी की बात करें, पैसा या रुपया की बात करें, कितना पैसा लगा था, तो 3300 पाउंड, है ना ये। और इसको रेगुलेट करने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए, भाई इसमें स्थापना होगी तो इस कंपनी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ये भी तो समझना है। तो इस कंपनी को चलाने के लिए हमें एक जरूरत पड़ी, इसमें एक गवर्नर था, एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे इस कंपनी को चलाने के लिए, है ना। वैसे ये जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कि अर्ध सरकारी कंपनी है या सरकारी कंपनी है ना। तो कैसी कंपनी थी, यह एक निजी कंपनी थी। कंपनी कैसी थी, कंपनी या एक प्राइवेट या निजी कंपनी थी, निजी कंपनी, समझ पा रहे हैं ना, निजी कंपनी थी, इस बात को समझना। तो 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बताया गया। अब देखिए जब 1600 का चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बताया गया, तो एक एक्ट दूसरा आता है जिसका नाम है 1726 का एक्ट। कब 1726 का एक्ट आया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे जो एक्ट है उसका नाम है 1726 का चार्टर एक्ट। अगला जो एक्ट या कानून है इसका नाम है 1726 का चार्टर एक्ट, 1726 का चार्टर एक्ट। अब ये 1726 का चार्टर एक्ट क्या है, इसको भी समझना है। तो अब यहाँ पर जो कंपनी आई है यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, इसमें दो मंडल थे। एक का नाम था निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, और एक का नाम था स्वतत्वधारी मंडल। निदेशक मंडल और स्वतंत्रधारी मंडल, अर्थात निदेशक मंडल जो था उसका इसको किस नाम से जानते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन था? इसमें था जो निर्देशक मंडल था उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, और जो स्वतंत्रधारी मंडल था अर्थात इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते थे। समझ पा रहे हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या कुल कितनी हुआ करती थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या, एक गवर्नर हमने बताया, ठीक है ना, और 24 अन्य सदस्य, ये चीज है ना। और इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या, इनमें जो सदस्य हुआ करते थे इनके सदस्यों की संख्या 6 हुआ करती थी। कितनी? 6। और ये सभी क्या थे? अंग्रेज थे, अंग्रेज। और इनका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? लंदन में, लंदन में इनका मुख्यालय था, ये चीज। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दो बोर्ड बनाए गए जिनका नाम था, पहले का नाम है निर्देशक मंडल, दूसरे का नाम है स्वतंत्रधारी मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या, एक गवर्नर हुआ था, उसकी सहायता के लिए अन्य सदस्य मतलब 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या जो 6 हुआ करती थी, जो ब्रिटेन की सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इनकी जो नियुक्ति होती थी वो किसके द्वारा नियुक्ति होती थी? सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा, ये चीज, सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, है ना। तो 1726 का चार्टर एक्ट में ये बताया गया। इसके बाद इसमें जो प्रेसिडेंसियां हैं, भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। तो पहली प्रेसिडेंसी का नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। और अगली प्रेसिडेंसी का नाम क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी। और मुंबई प्रेसिडेंसी। मुंबई को उतने समय बंबई के नाम से जाना जाता था, है ना, तो बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ये चीज, बंबई प्रेसिडेंसी। तो इनमें जो कानून बनाता था, तो पहले कौन बनाया करता था कानून? इसमें जो कानून बनाएगा, इन प्रेसिडेंसियों के कानून को बनाने के लिए किसको नियुक्त किया जाता था? निम्न में से, मतलब इसमें गवर्नर बनाता था या उनकी परिषद बनाती थी, कौन बनाता था? तो पहले जो था, तो इसमें जो कानून बनाने का काम किया करता था, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गवर्नर बनाया करता था। कौन?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गवर्नर हुआ करता था वो बनाया करता था, अर्थात उनकी परिषद बनाया करती थी। पहले 1726 के चार्टर एक्ट के पहले जो कानून बनाया करता था इन प्रेसिडेंसियों के लिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो गवर्नर हुआ करता था अर्थात वो बनाया करता था, है ना। अब ये प्रेसिडेंसियों के लिए इसमें बताया गया कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए उसका गवर्नर प्लस उसकी परिषद भी अलग अलग प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग कानून बना सकती थी। अर्थात यहां का जो गवर्नर होगा तो एक गवर्नर होगा और प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे, 4 सदस्य रखे गए इसकी सहायता के लिए। तो 1726 के एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो भी गवर्नर हुआ करता था, अर्थात बंगाल का हो या मद्रास का हो या मुंबई का हो, इनकी अलग अलग परिषद हुआ करती थी। एक गवर्नर हुआ करता था, उनकी अलग अलग परिषद होती थी। तो प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए एक पृथक कानून बनेगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए अलग कानून बना सकता था, अलग अलग कानून बना सकता था जो भी गवर्नर होता था और उसकी परिषद के माध्यम से। ठीक है, इतना है, ये तो बताया था हमने। तो यहाँ तक हम लोग ने बात किया कि 1600 के चार्टर एक्ट और 1726 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इसको लाने के लिए क्या मतलब, इनको लाने में किसका योगदान रहा है, क्यों लाया गया, कारण क्या है इसका, इस बात को समझना है। तो इसको समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इस बात को समझना है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, किस समिति की सिफारिश पर आया था? समिति, कौन सी समिति थी? तो ये थी लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति थी। गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया जाता है, गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया। यह कानून जो लाया गया या एक्ट लाया गया या अधिनियम जो लाया गया, इसका एक उद्देश्य था कि यह गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो इसके पीएम उतने समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के उतने समय पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, है ना। अर्थात यह जो लाया गया कानून, तो इसके तहत हमने बताया था कि इसमें 2 बोर्ड का गठन किया गया था, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो इसके तहत जो सदस्यों की संख्या हमने बताया कि उनमें प्रत्येक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या तो 24 हुआ करती थी, अन्य सदस्यों की, एक गवर्नर हुआ करता था, इसमें 6 हुआ करते थे। तो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 2 मंडल बनाए गए हैं, निर्देशक मंडल और स्वतंत्रधारी मंडल। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। अर्थात ये जो कानून आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसमें क्या मतलब उल्लेख किया गया, क्या बताया गया, तो इसमें हमने ये भी बताया था कि इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर, है ना, तो इतने समय गवर्नर है कौन? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में गवर्नर, मतलब किसका गवर्नर बनता है यहाँ पर? ये भारत का गवर्नर है कि बंगाल का गवर्नर है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
पूछा जाएगा किस एक्ट के माध्यम से, तो 1773 के एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो 1774 में बनाया गया है वारेन हेस्टिंग्स को, है ना। वारेन हेस्टिंग्स से एक क्वेश्चन और आता है कि निम्न में से कौन सा गवर्नर था जिसके समय किसका अनुवाद हुआ था, गीता का अनुवाद हुआ था। तो जो गीता का अनुवाद हुआ वो किसके समय हुआ, किसने किया था, पूछा जाएगा। तो गीता का अनुवाद इसी के समय हुआ। गीता का किसमें अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, नहीं भाई, अंग्रेजी में। समय में इसी के समय में हुआ। तो जब व्यक्ति जो पूछा जाए कि किसने किया, तो विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक, ये क्वेश्चन आता। दूसरी चीज और होती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब, 1774 में हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो यहाँ का सीजे कौन था, मतलब चीफ जस्टिस कौन था, तो चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजाह इम्पे थे। और इसके अन्य सदस्य कौन थे, मतलब अन्य न्यायाधीश। तो अन्य न्यायाधीशों में आप बात करें, अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। अब अगर ये व्यक्ति अर्थात ये जो न्यायाधीश है, अगर ये लोग किसी वाद विवाद पर कोई बात हो जाती है ना, या ये निर्णय सही से नहीं दे पाते हैं किसी भी मुकदमे पर या किसी भी कोई मतलब झगड़े पर, क्या होता है, ये अगर निर्णय नहीं दे पाते हैं तो इनके विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती थी, तो इनके विरुद्ध अपील जो अगर ये सही से निर्णय ना दें तो सही निर्णय ना देने पर इनके विरुद्ध अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे। प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे, इनके विरुद्ध अपील जो कर सकते थे, कहां पर कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल में। अर्थात और इसमें क्या बताया गया, इस एक्ट के माध्यम से और क्या क्या बताया गया, है ना। तो लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बात करते हैं। वैसे हमने बता दिया, क्यों, चलो आगे समझो जरा कि अब आगे हमें बताना है कि इस एक्ट के माध्यम से और क्या क्या चीजें हुई भाई, इसको भी समझिए जरा। इसमें बताया गया कि जो गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का जो गवर्नर है वो कौन है इतने समय, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर रोक लगाया, बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज और क्या थी, बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते थे,
और व्यक्तिगत मतलब कंपनी के अधिकारियों पर, कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते थे। व्यापार पर प्रतिबंध लगाया इसने। कंपनी के जो अधिकारी हैं, समझ पा रहे हैं ना, जो कंपनी के अधिकारी हैं अर्थात जो कंपनी में काम करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो तो उसके अधिकारी हैं ना, तो वो अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने ये प्रतिबंध लगा दिया और बता दिए आपके वेतन बढ़ाए जाएंगे परंतु आप व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते हैं, है ना। और क्या बताया गया था इसमें, और कोई बता सकता है इनमें क्या बताया गया? हाँ, ये भाई सभी जो सिविल शक्तियां है ना इसी के पास थी। सभी सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। अरे यार, उसी परिषद को सौंप दी गई, गवर्नर जनरल की परिषद को सौंप दी गई, है ना। ये था, तो ये क्या रहा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद कौन सा एक्ट आया? इसके बाद आता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो अब हम बात करते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट क्या है, इस बात को समझना है, ठीक। चलो, अगला एक्ट है 1781 का सेटलमेंट एक्ट, है ना। 1781 के सेटलमेंट एक्ट को और किस नाम से जानते हैं? 1781 के सेटलमेंट एक्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जूडिकेचर एक्ट के नाम से जानते हैं। जूडिकेचर एक्ट, अन्य नाम में ऐसा कर सकते हैं। अन्य नाम क्या है इसके? जूडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम, ये